2018 के ही क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेते हैं। अभी यहाँ पर जो पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या है, हमारे पास लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है। आनत कोण कितना है, थीटा, और थीटा वाले क्वेश्चन ये यहाँ पर ये थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, एबीसी, ये अपना चिकने अनंत पर द्रव्यमान कितना m है और इस तरह से इस पर स्थित है। ठीक है, इस वेज को दाईं ओर कोई त्वरण दिया गया, ये वेज है, वेज को इस तरफ त्वरण दिया गया, ये ध्यान रखना है। अगर त्वरण इस तरफ होगा तो ये वाला जो मास है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा, इस पर गौर करना है। ठीक है, अब इस पर गौर करना है कि इसके त्वरण और थीटा के बीच का संबंध हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें बेसिक बात ये समझनी है कि ऐसी परिस्थिति में जब हमने इसको त्वरण इस तरफ दिया तो इस पर कैसे बल लगेगा, ये कहां जाएगा, ये किस तरफ जाएगा। एक चीज और देखना है, यहां पर घर्षण रहित है, चिकना बोला गया है। ठीक है, इनके और इनके बीच, इन दो सतहों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं लगेगा क्योंकि चिकना सतह है। ठीक है, तो चिकना सतह होने की वजह से ये इसमें कोई घर्षण बल लगेगा नहीं। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, जैसे ये इस तरफ जाएगा इसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि अब सोचो जरा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये इस तरफ ऐसा लग रहा है कि इस तरफ भी कोई एक बल लग रहा है। ठीक है, अब जरा कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई बल नहीं लग रहा, यानी कि इस वेज को हम नहीं हटा रहे, तो क्या होगा उस पर गौर करते हैं। यहां पर अगर ये ब्लॉक है, ये थीटा है, और इस पर पहले क्या लगेगा, एक बल इस तरफ लगेगा। कि ये कौन सा बल है, हमें क्या करना होता है एनएलएम वाले में, सारे बल को पहले सोच लो कौन सा बल किस दिशा में लग रहा है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एफ नेट इक्वल्स एम इंटू ए, ये हमें देखना होता है। ठीक है, इसी बात पर गौर करना है हमें। यहां पर जो पहला बल, एक बल लग रहा है, ये इस ब्लॉक का भार है। भार किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ। ठीक है, और अब इसी के दो अवयव हमें निकालने पड़ेंगे। यहां पर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे ना, ये इस तरह होते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्स हो गया, इस तरह से हमें लेना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फटाफट से कि अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, इस पर गौर करना है। एक कंपोनेंट इधर बना एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, एम जी कॉस थीटा। यहां पर क्या होगा, एक इस तरफ बनेगा, ये एम जी कॉस थीटा होगा। एम जी क्या है, एम जी भार है, और एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा, एक अवयव इस दिशा में बनेगा। ठीक है, इस दिशा में क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो अगर मान लेते हैं कोई और बल नहीं लग रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यहां पर बल, यही बल है जो इसको इस ब्लॉक को नीचे गिरा रहा है। जिस बल से ये नीचे आएगा वो बल एम जी साइन थीटा होगा। ठीक है, यहां पर तो हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, यहां पर F इक्वल्स एम जी साइन थीटा होना था, F इक्वल्स एम जी साइन थीटा। अब यही एम जी साइन थीटा इक्वल्स क्या हो रहा है, F इक्वल्स एम ए करना होता है, तो एक्सीलरेशन तो यहां पर क्या होता है, G साइन थीटा होता। लेकिन ये इस परिस्थिति में जब कोई और, हमने क्या किया, ब्लॉक, ये वेज जो है, वेज को स्थिर रखा हुआ है, वेज को स्थिर रखा हुआ है। तब अगर वेज स्थिर नहीं है तब क्या होगा, तब की परिस्थिति देखते हैं। यहां पर वेज भी त्वरित किया गया है, वेज को भी त्वरित किया गया है। इस परिस्थिति में क्या होगा, जरा गौर कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा कहा कि इस वेज को इस दिशा में त्वरण दिया गया है, तो इस ब्लॉक पर क्या बल होगा, एक बल किस दिशा में होगा, इसको देख लेते हैं। हम एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से जानना आप कर चुके भी हैं, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। हमें क्या करना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ेगा, ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा जिसमें यह देखना पड़ेगा जो भी वस्तु है उस वस्तु के ऊपर अलग अलग कौन कौन से बल लग रहे हैं। ठीक है, उसको हम जब रेखांकित कर लेंगे तो हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, सारे बल को वेक्टर सम करके, ठीक है, सदिश जो
हम जोड़ते हैं सदिश योग, वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम जो है क्या बोलते हैं, यही है, F बराबर ma। और यहां पर एक और बात समझनी है, क्या समझनी है कि अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल जो हम लगा रहे हैं ये कौन सा बल है, हमें यह भी देखने की जरूरत है कि बाहरी बल है या उस जो भी हमने सिस्टम लिया वो उसका अपना ही बल है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लेते हैं आप कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठकर आप कितनी भी जोर से धक्का लगाएंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, कार को आगे बढ़ाने के लिए आपको कार से बाहर निकलकर कार को धक्का लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ऐसी परिस्थिति है कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, आप ये मत सोच लेना कि इंजन स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे सर, धक्का क्यों लगाएंगे। धक्का लगाने का मतलब सीधा सीधा यहां पर है कि कार को जब तक बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा, अथवा किसी भी वस्तु को जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता तब तक वो विस्थापित नहीं होगा, उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। यह बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर इसने इसके ऊपर जो बल लगाया, हम ये मेजर कर लिया हमने, तो ये इसकी वजह से गति नहीं हो रही है, ये बात समझनी है। ठीक है, मतलब आंतरिक बल अगर लग रहा है, ये जो समूह हमने लिया अभी, दो वस्तुओं का समूह है यहां पर, ये एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसको आंतरिक बल बोलेंगे। बाहर से कोई चीज अगर लगाई जा रही है, जैसे यहां पर हमने क्या किया, बाहर से बल लगाया, ठीक है, इस वस्तुओं के समूह के ऊपर मान लेते हैं हमने यहां पर इसमें बल लगाया, ठीक है ना, तो ये बाहरी बल लगेगा तभी चलेगा। अच्छा, अब यहां पर समझना है हमें कि एक बल लगेगा, छद्म बल दिखेगा नहीं हमें, यहां पर ये बल जो है इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो दिख नहीं रहा कि वहां पर कैसे लगा, छद्म बल है। अच्छा, ये छद्म बल का जो उपयोग है, आप जरा अपने आप को इस तरह से सोचें कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने दिशा अचानक से क्या किया, गाड़ी के ड्राइवर ने बाईं तरफ मोड़ दिया, अचानक से मोड़ दिया, तो आपकी क्या होगी, आपका झुकाव किस तरफ होगा, आप अचानक से झुकेंगे किस तरफ, विपरीत दिशा में। यह बात समझनी है। ठीक है, अब यही चीज यहां पर हम करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या किया हमने, कैसे लगाएंगे बल हम लगाएंगे, यानी कि यहां पर जो बनेगा ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक पर एक बल तो ये mg sin थीटा ये लग ही रहा है, ये देख पा रहे हैं, mg sin थीटा ये लगेगा, mg sin थीटा। ठीक है, हमारा ये इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा, अब एक बल जो है, ये वाला जो बल है, ये बल लगेगा m इंटू ए, त्वरण किया गया है तो m इंटू ए, ये इसका m लगेगा। ठीक है, ये देखना है, इसके ऊपर क्या लगेगा ये देखते हैं, ये बल लगेगा। ठीक है, ये बल लगेगा ma, मतलब ब्लॉक के ऊपर इसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। जैसा कि मैंने बताया, छद्म बल क्या होगा, दूसरी दिशा में लगेगा। तो एक इस तरफ हो गया। अब यहां पर हमें देखना होता है, ये mg है, ठीक है, mg है, ये जो है हमारा क्या है, ये थीटा है। ये जब थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक कंपोनेंट इस तरफ अगर देखेंगे, एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक अवयव इस तरफ बनेगा। इसको और दूसरे इसमें हम देख लेते हैं, यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से समझना है हमें। ये ब्लॉक है, अगर इसमें बल लग रहा है m इंटू ए, यानी कि ये वाला m है और इसको मैं स्मॉल m बोल रहा हूं, छोटा m। यहां पर अगर त्वरित किया गया है वेज को इस दिशा में, तो इस पर जो बल लगेगा वो ये बल लगेगा। इस पर जो बल लगेगा कौन कौन सा लगेगा उसको हम पता लगा लेते हैं, कौन कौन सा बल लगेगा इसको देखते हैं। एक तो भार है, ये किसका भार, इसका भार, इस ब्लॉक का भार। ठीक है, दूसरा जो बनेगा, अब इसी को हम अवयव में तोड़ देंगे, ये थीटा है, एक अवयव इधर बनेगा mg sin थीटा, एक अवयव इसका इस तरफ बनेगा, ये होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा। अब इस वाले का जो अवयव होगा, ये जो है हमारे पास, इसका भी देख लेते हैं, ये इस दिशा में बनेगा, ब्लॉक का इस दिशा में ma बनेगा, स्मॉल m इंटू ए। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि इसका एक अवयव इस दिशा में होगा, इस बल को दो भाग में विभाजित करेंगे। ठीक है, ये एक इधर बनेगा और एक इस तरफ बनेगा। ठीक है, यहां पर, और ये नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको,
ये नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एम ए, अगर ये थीटा है अपना, अगर हमारे पास थीटा ये वाला दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये एम ए है, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर ये थीटा है, आनत कोण थीटा है ये वाला, तो ये वाला थीटा होगा, और फिर इसको देखेंगे ये वाला भी थीटा होगा, तो एम ए कॉस थीटा इस दिशा में बनेगा। ठीक है, एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अब जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। स्थिर रखने के लिए, यह ध्यान में रखना है कि वेज पर ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए क्या लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा ये देखते हैं। वेज को स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेज किधर मूव चल सकता है, इसके ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा मान लीजिए, है ना, तो इस दिशा में चल सकता था, या तो इधर जाता या तो इधर जाता। ठीक है, तो कुल बल देख लेंगे क्या होगा, एम जी साइन थीटा, और इसके विपरीत ये वाला एक बल इधर और एक बल इधर, ये दोनों इक्वल होंगे, ये बराबर होंगे, एम ए कॉस थीटा। ठीक है, एम ए कॉस थीटा। अब ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा जी टेन थीटा। क्यों लिखेंगे ऐसा, इसलिए ऐसा लिखेंगे कि ये ए है यहां पर, ये जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, तो हमारा उत्तर जी टेन थीटा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, एक खिलौना कार जिस पर आवेश Q है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी घर्षण रहित समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। 1 सेकंड के अंतराल में बल QE के कारण इसका वेग 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है एवं उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित की जाती है। इस क्षेत्र के प्रभाव में कार और 2 सेकंड तक गति करती है। 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौने का कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः बताइए। देखिए, इस प्रश्न में क्या देखना है, इस प्रश्न में पहले तो हमें औसत वेग और औसत चाल के बारे में समझना है। दूसरी बात यह देखनी है कि यहां पर जो बल लगाया गया वो बल किसके बराबर है, वो बल है QE के बराबर। बल क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये बल हमें देखना है QE, ये बताया गया है। ठीक है, यही बल है, ये बल लगाया गया उस आवेशित वस्तु पर। ठीक है, आवेशित वस्तु पर जो लगाया गया ये बल QE, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या बोला गया कि 0 से 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि त्वरण निकाल सकते हैं हम कि नहीं। 1 सेकंड में बोला है, 1 सेकंड के अंतराल में, तो यहां पर क्या हुआ, त्वरण जो होगा वो त्वरण क्या होगा, त्वरण हो जाएगा 6 घटा 0/1, मतलब क्या, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं दिशा परिवर्तित हो गई तो उसमें क्या होगा, अब फिर से यहां पर क्या होगा, 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौने कार की औसत वेग और औसत चाल क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, हमारे पास ए है, ए यानी कि त्वरण दिया हुआ है। त्वरण दिए जाने के बाद क्या करने की जरूरत है, हमें निकालना क्या है, औसत वेग और औसत चाल। जब हमें औसत वेग बोला गया तो औसत वेग का मतलब क्या होता है, औसत वेग का मतलब हुआ, औसत वेग का मतलब क्या हुआ, विस्थापन, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा समय। औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, औसत चाल है कुल दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा समय, यही चीज हमें देखना है और इसी के आधार पर निकालना है हमें। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा बोला गया कि पहले कुछ त्वरण तो है, ठीक है, कुछ त्वरण हुआ, फिर उसमें हमें 0 से 3 सेकंड के बीच में ही देखना है, 0 से 3 सेकंड के बीच में देखना है, ये हमें देखना है 0 से 3 सेकंड। ठीक है, क्षेत्र के प्रभाव में कार और 2 सेकंड तक गति करती है। हमें उस बल की वजह से यह दिया गया कि 1 सेकंड में इतना त्वरण हो सकता है, तो त्वरण के बारे में तो हमें पता चल गया। ठीक है,
1 सेकेंड के बाद जो है 2 और सेकेंड चलती है। मतलब क्या हुआ कि यहां से 1 सेकेंड चला, ठीक है, ये 1 सेकेंड तक चला, फिर 2 और सेकेंड तक चलेगा। अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो उसका कुल विस्थापन हुआ वो निकालेंगे, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पर हमें पता ही है ये हो जाएगा, ए की जगह पर क्या होगा, ए की जगह पर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ए हो गया। यही काम करना है आपको। यहां से अगर 1 सेकेंड तक की बात की गई है तो 1 सेकेंड उसके प्रभाव में 2 और सेकेंड तक गति करती रहती है। 0 से 3 सेकेंड के बीच खिलौने कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः क्या होंगे, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ये प्रश्न आप हल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर ये प्रश्न जो है इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं हम। हमारे पास जो है यहां पर क्या दिया गया है, एक गोला दिया गया है, लघु गोला। हमें यहां पर पता है क्या समझना है कि एक, पहले समझते हैं विस्कस फोर्स क्या होता है। ठीक है, तभी टर्मिनल वेग समझ में आएगा। ये टर्मिनल वेग के ऊपर प्रश्न है। ठीक है, ये टर्मिनल वेग के ऊपर प्रश्न है और यहां पर हमें निकालना क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालना है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालना है। तो यहां पर पावर हमें निकालना पड़ेगा। पावर के लिए मतलब शक्ति। ठीक है, अगर हम कार्य बटा समय करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शक्ति। तो ऊष्मा भी एक तरह का ऊर्जा ही है। ऊर्जा और कार्य को हम सम्मिलित समझ सकते हैं कि एक ही बात है कि जितना कार्य होगा उतना ही ऊर्जा उसी के आधार पर होगा। ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो आप समझते हैं। और उसकी दर, यहां पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा ये समझना है कि अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, मान लेते हैं dH बटा dt, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर अगर बोला गया है तो सीधा सीधा मतलब है कि इसमें बल गुना वेग जो है, ये टर्मिनल वेग, टर्मिनल वेग के बारे में अभी हम समीकरण देखेंगे। यहां पर बल गुना वेग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें यही देखना है इसमें कि इस गोले के त्रिज्या का बल और टर्मिनल वेग में क्या, बल और टर्मिनल वेग के बीच का जो उनका संबंध है वो क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए इस पर गौर करते हैं। ये विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्स का मतलब हुआ, विस्कस फोर्स का मतलब हुआ जैसे मान लो कोई भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ हमने कौन सा लिया, जैसे मान लो शहद लिया हमने, शहद और जल ये दोनों लिए मैंने, ये 2 तरल पदार्थ लिए हमने, एक शहद लिया और एक जल लिया। ठीक है, तो शहद और जल के अंदर क्या हो रहा है पता है, दोनों में अगर मान लेते हैं एक वस्तु है वो गति कर रही है, गति करते हुए उस माध्यम में प्रवेश करता है, जल में और शहद में, तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि जल के अपेक्षा शहद में उसकी गति का विरोध ज्यादा होगा। ठीक है, किसके गति की बात हो रही है, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा, ये जल है और ये शहद है। ठीक है, ये शहद है, यानी कि ज्यादा गाढ़ा है, शहद ज्यादा गाढ़ा है। अगर वस्तु, एक मान लेते हैं गोलाकार वस्तु है, ये गोलाकार वस्तु पानी में जब आएगी तो इसके सतह से जो इसको एक तरह से क्या होगा, उसको हम बोलते हैं, 2 बातें आती हैं यहां पर, 2 तरह के बल लगते हैं। एक तो इसका बॉइंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, दूसरा जो बल लगेगा वो होगा वही विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का मतलब ये है कि जो पदार्थ है, तरल पदार्थ है, उसका एक तरह से बल के विपरीत उसका क्या होगा कि एक इसकी दिशा को, इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो बल इस तरह से, अगर मान लेते हैं ये नीचे जा रहा था
तो इसके विपरीत दिशा में इसका एक और बल लगेगा, दो बल लगेंगे। पहला तो स्थिर अगर है, पदार्थ स्थिर है, कौन सा, तरल पदार्थ जो भी स्थिर है, उसका एक बल लगेगा। आपने देखा होगा कि हवा में कोई वस्तु आप बाहर महसूस करते हैं और पानी में कोई वस्तु महसूस करते हैं, तो आपको क्या लगेगा, पानी में हल्का लगेगा। तो उसका एक क्या है, भार के विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है। एक तो वो बल लगेगा जो वस्तु स्थिर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बल है जो विस्कस फोर्स की बात हो रही है, वो बल का मान जो है कुछ इस तरह बनेगा, 6 पाई r ईटा v। अब यहां पर यह समझना है कि ये जो वेग है, ये वेग की वजह से तरल पदार्थ एक और उसके वेग को कम कर रहा है। जैसे घर्षण में आपने सॉलिड के इसमें देखा होगा ना, ठोस वस्तु में जब हम देखते हैं घर्षण होता है, सतहों के बीच का क्या होता है, घर्षण होता है। वो घर्षण क्या करते हैं, एक दूसरे सतह के वेग का विरोध करते हैं, एक दूसरे सतह की क्या करते हैं, गति का विरोध करते हैं। ठीक इसी तरह यहां पर तरल पदार्थ का भी ये गुण है, जिसमें क्या होता है, एक सतह, हम तरल पदार्थ का मान लेते हैं पूरा, एक सतह दूसरे सतह के ऊपर एक अंतराण्विक बल लगाएगा, उस बल को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उस बल को विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए जैसे टेबल पर आपने पानी गिराया, पानी गिरा रहे हैं, तो पानी का जो बहाव है और शहद का जो बहाव है, शहद का बहाव देखेंगे धीमे धीमे होगा, क्योंकि शहद का एक सतह दूसरे सतह की गति का विरोध कर रहा है, एक सतह दूसरे सतह की गति का विरोध कर रहा है। तो उसी अंतराण्विक बल को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, अब यहां पर इसका मान ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, ये जो है ये एक अनुपातिक नियतांक है, ये एक अनुपातिक नियतांक है, और इस अनुपातिक नियतांक को जो है ये मान किस पर निर्भर करेगा, अलग अलग तरल पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब हमें क्या देखना है कि बल गुना वेग, ये करेंगे तब हमारा उत्तर आएगा, जो हमें उत्तर लाना है। ठीक है, अब हम जरा इस पर गौर करते हैं कि ये जो टर्मिनल वेग है, टर्मिनल वेग कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वेग का मान क्या होगा। टर्मिनल वेग का मान निकालेंगे तब बात बनेगी, तब हमारा जो उत्तर है वो आएगा। ठीक है, तब हमारा उत्तर आएगा। और ये उत्तर क्या है मैं बता देता हूं पहले ही आपको, ये उत्तर है ये वाला। कैसे आएगा इस पर गौर कर लेते हैं। देखिए, अब जरा समझते हैं कि टर्मिनल वेग क्या है। टर्मिनल वेग समझना जरूरी है। टर्मिनल वेग के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एक माध्यम में, कौन से माध्यम में, यही विस्कस माध्यम जिसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा गाढ़ा पदार्थ है जिसमें कि वस्तु के गति का विरोध हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, अभी ऐसे समझिए, हवा में अगर मैंने किसी वस्तु को गिराया तो क्या होगा, यहां तो कुछ दूरी से गिराया तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आ रहा है क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा। ठीक है, वेग बढ़ेगा। हमने क्या कर लिया, ये वस्तु है हमारा, ये गोला है। ठीक है, तो दो तरह के बल यहां पर, एक तो इसका भार इस तरफ है, इसका भार लग रहा है mg। ठीक है, mg ये लग रहा है इसका भार, और एक बल होगा जो विस्कस फोर्स होगा, यानी कि 6 पाई r ईटा v। ये v क्या है, वेग है। ठीक है, उसी वेग का निर्धारण करना है हमें, अभी इसी वेग का निर्धारण करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। एक और बल, जब ये तरल पदार्थ स्थिर रहेगा तब एक और बल लगेगा। वो कौन सा बल, उस बल को कहेंगे, आपने जैसा मैंने बताया कि जब भार महसूस करते हैं आप पानी में और हवा में, तो दोनों में अंतर होता है। पानी में कुछ ना कुछ ऐसा बल है जो उत्प्लावन के लिए उपयोग में आता है, मतलब एक तरह से ऐसे समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु तैर रहा होता है, तो तैर क्यों रहा होता है, भार के बराबर ही पानी की सतह ने, पानी ने उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाया। ठीक है, तभी वस्तु तैर रही होती है। तो वही बल की बात बोल रहे हैं यहां पर। इस बल को हम कैसे लिखेंगे, इस बल का मान जो होगा
अब यहां पर देखते हैं, इसका अपना एक, इसका घनत्व है, इस वस्तु का घनत्व है और इस तरल पदार्थ का घनत्व है। इन दोनों का घनत्व भी हमें देखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि टर्मिनल वेग क्या है, ठीक है, टर्मिनल वेग क्या है। इसके लिए हमें यही समझना है कि वो एक ऐसा वेग है जो औसत वेग है। क्या है? औसत वेग। कब? औसत वेग है और ये नियत होगा, नियत, औसत नहीं, इसको हम नियत भी बोलेंगे। नियत अधिकतम वेग है, ठीक है। अधिकतम वेग जब ये आ रहा था, वस्तु नीचे गिर रहा था, हवा में गिर रहा था, तो इसका वेग बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही इस तरल पदार्थ के संपर्क में आया तो ये वाला बल काम करना शुरू करता है। लेकिन वेग बढ़ता जा रहा है तो ये बल भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। अगर वेग नहीं था, मान लेते जैसे किया, जैसे से नीचे आ रहा है वेग बढ़ रहा है, एक ये बल लगेगा। अब क्या हो रहा है कि एक समय पर जब ये बल, भार जो है, वस्तु का भार इन दो बलों के बराबर होगा, तब उसको हम बोलेंगे, उस समय त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा शून्य। उसी वेग को बोलेंगे टर्मिनल वेग। टर्मिनल वेग क्या हुआ कि वह नियत वेग, वह कांस्टेंट वेग, ठीक है, जब हम इसको लिख लेते हैं, वह नियत वेग जब त्वरण शून्य हो जाए, त्वरण शून्य हो जाए। मतलब यहां पर यह देखना है, मतलब क्या हो रहा है कि ये संतुलित हो जाए। क्या? वस्तु संतुलित हो जाए। इन तीन बलों के प्रयोग के बाद भी वस्तु संतुलित हो जाए, इस पर बात करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वी रो जी। वी क्या है यहां पर, उसको देखते हैं। यहां पर एक वी लिखा है मैंने, वॉल्यूम, मतलब आयतन। इसको लिख लेते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? त्रिज्या। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। एक तो सीधा प्रश्न है, टर्मिनल वेग हम जब समझ लेंगे तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाकी के बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस पर, तो ये नीट के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हो गया, आयतन है ये, ठीक है। आयतन गोले का, गोले का आयतन, गोले का आयतन ये हो गया। अच्छा, तो और ये क्या है? रो लिया मैंने, घनत्व किसका? ये जो तरल पदार्थ है, माध्यम है, माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व, ठीक है, माध्यम का घनत्व हो गया। अच्छा, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो सिग्मा लिया है मैंने, ये किसका है? ये है गोले का घनत्व, गोले का घनत्व, ठीक है। तो ये बात समझनी है। जब हम इन सब का करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास पता है? वी रो जी प्लस 6 पाई आर इंटू वेलोसिटी, ये वेग है, ठीक है। इसी वेग का निर्धारण करना है। बराबर क्या हो जाएगा? भार। किसका भार? वस्तु का भार। ये वस्तु के भार के बराबर होगा, का भार, यानी कि यहां पर गोले का भार, ठीक है। तो गोले का भार कितना है ये भी हम लिख लेते हैं, गोले का भार। अब यहां पर देखना है हमें, यहां पर 4 इसको देखते हैं पहले, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला हमें निकालना है वेग। तो वस्तु का भार एक बार लिख लेते हैं पहले, v सिग्मा इंटू जी। ये जो लिया हमने, ये क्या हुआ? आयतन गुना घनत्व क्या होगा? द्रव्यमान। आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व क्या होगा? आयतन गुना घनत्व द्रव्यमान के बराबर होगा, है ना, ये बात होती है। और भार जब हम बोलते हैं तो द्रव्यमान गुना जी लिखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या था? वी रो जी प्लस 6 पाई आर ईटा वी। अब वेग निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी, ये चीज हमें करना है। अब ये v की बात क्या है? v जो है ये आयतन है। आयतन का मान जैसे ही रखेंगे हम, क्या होगा हमारे पास?
टर्मिनल वेग जो होगा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, टर्मिनल वेग। टर्मिनल वेग का सीधा अब जो है मैं लिख देता हूं वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा, 2/9 गुना सिग्मा घटा रो इंटू आर स्क्वायर बाय ईटा। ये बात समझनी है, ठीक है, ये बात आ गई। अब हमें क्या करना है, ये जब हमने किया ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे हुआ ये बात समझते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। यहां पर v की जगह पर हम लिखेंगे आयतन है ना, गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब हम इसको रखेंगे और हल करेंगे, जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये बट्टा क्या होगा, यहां पर एक चीज और भी है, 6 पाई आर ईटा, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये। अब जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, हमें यही बताना है, dH/dt, तो बल गुना टर्मिनल वेग। अब बल हमारे पास क्या है, अब dH/dt जो हम, अब हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। dH/dt क्या होगा, F गुना V। F क्या था हमारा, कौन से बल की बात हो रही है, वही विस्कस फोर्स जो बोला मैंने कि गाढ़ा पदार्थ जब होगा, मैंने बताया, तो उसका वो विस्कस फोर्स क्या फॉर्मूला बताया, 6 पाई आर ईटा V। ये यहां पर V है टर्मिनल वेग, गुना V, यहां पर क्या मिल रहा है हमें, 6 पाई आर ईटा V का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उष्मा उत्पन्न करने की दर, उष्मा उत्पन्न करने की दर जो होगा, यही हमने निकाला अभी, 6 पाई आर इंटू वी स्क्वायर। अब जरा गौर करना है, अब यहां पर क्या गौर करना है कि हमारे पास dH/dt बराबर क्या हो रहा है, आर यहां पर ये v स्क्वायर भी है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, r गुना v का स्क्वायर है ना, r गुना v का स्क्वायर। v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, v है टर्मिनल वेग, r स्क्वायर के ऊपर निर्भर करता है, तो यहां पर इसका भी स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, dH/dt क्या हो जाएगा, dH/dt हो जाएगा r पर पावर 5। ये हमारा उत्तर है। v त्रिज्या पर कर रहा है, और v अगर त्रिज्या के स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, v स्क्वायर है तो त्रिज्या का भी स्क्वायर होगा, और एक और त्रिज्या है यहां पर, तो इस त्रिज्या का सीधा टोटल क्या हो गया, 5। यही हमारा उत्तर है, ठीक है, ये वाला उत्तर है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर निकाला। उष्मा उत्पन्न कब होगी, उष्मा का मतलब हमने उष्मा ऊर्जा की तरह हमने लिया, और यानी कि ये शक्ति हो गया। शक्ति के लिए हम क्या करते हैं, वही बताया जो dH/dt क्या होगा, फोर्स यानी बल गुना वेग, बल गुना वेग। और यही देख रहे हैं कि बल r के ऊपर कैसे निर्भर है, तो v के भी ऊपर निर्भर है, तो बल जब हम ये करेंगे तो v स्क्वायर के ऊपर निर्भर हो जाएगा ये उसमें उत्पन्न करने की दर, और फिर हमारा क्या निकलेगा, ठीक है। इस बात को समझना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो प्रश्न सीधा आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सीधा नहीं पूछा गया कि ये निकाल लो, ये याद रहेगा, इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी, इस तरीके से सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यही समझना है, हमारी कोशिश यही है इस सीरीज के अंदर कि जो भी रिवीजन हो, क्वेश्चंस हम ले, और उन क्वेश्चंस के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उन कॉन्सेप्ट को भी हमें करना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिवाइज करवा दें, मेरी कोशिश यही है इस सीरीज के अंदर, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लिया मैंने। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, आप जल्दी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगले सत्र में हम लोग मिलेंगे, समय थोड़ा कम है, और अगले सत्र में हम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। जिनको कॉन्सेप्ट आता है वो तो जल्दी कर लेंगे, जिनको नहीं आता तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से हम तैयार करें।